हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 यूनिट 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पहले ही 2 वीडियोस बना चुके हैं यूनिट 4 पे, है ना। तो ये पार्ट 3 पे हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है यूनिट 4 के, वो आज हम सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, अभी तक जो हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा है, हमने उसमें यही देखा है कि फिस्कल पॉलिसी में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, राइट। ये टूल्स क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है ना। एंड शॉर्ट रन में ये हमें हेल्प करता है कि अगर इकोनॉमी गलत डायरेक्शन में जा रही है तो उसे राइट डायरेक्शन में, राइट, जिस डायरेक्शन की तरफ गवर्नमेंट ले जाना चाहता है, तो राइट डायरेक्शन में इकोनॉमी को ले जाने में हेल्प करती है। ठीक है, और इकोनॉमी अगर अनस्टेबल हो रही है तो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ले आने के लिए, इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए भी एंड प्राइसेस को भी स्टेबल बनाने में फिस्कल पॉलिसी टूल्स हेल्प करती है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा था, सिर्फ जो शॉर्ट टर्म फोकस है फिस्कल पॉलिसी का, वही देखा था कि शॉर्ट टर्म में हाउ इट हेल्प्स मेक इकोनॉमी स्टेबल, एंड जो गलत डायरेक्शन में इकोनॉमी जा रही है उसे राइट डायरेक्शन में ले आने में कैसे हेल्प करती है, बाय इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीगेट डिमांड, राइट। लेकिन देखिए, फिस्कल पॉलिसी का ना शॉर्ट टर्म फोकस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म फोकस होना भी जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर एक्चुअल मायने में इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हम सिर्फ डिमांड पे फोकस नहीं कर सकते, वी ऑल्सो हैव टू फोकस ऑन सप्लाई। क्योंकि अगर सप्लाई इंक्रीज होगी, अगर इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, ठीक है, अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी, तभी जाके एक्चुअल मायने में इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। एंड लॉन्ग टर्म में तो सारे जो गवर्नमेंट है या पॉलिसी मेकर्स है, वो यही चाहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। हाँ, शॉर्ट टर्म में हम चाहते हैं कि स्टेबल बनी रहे, प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, सबको रोजगारी मिले, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। लेकिन लॉन्ग टर्म फोकस तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होना चाहिए, है ना। तो ये टॉपिक में हम यही देखेंगे कि जो फिस्कल पॉलिसी है वो शॉर्ट टर्म फोकस के साथ कैसे वो लॉन्ग टर्म गोल्स भी मेंटेन करता है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, देखिए, फिस्कल पॉलिसी इज हाउ द गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेस एंड स्पेंडिंग, एंड इट हेल्प्स इन टू मेन वेज। सो व्हाट आर द टू मेन वेज? देखिए, पहला तो होता है शॉर्ट टर्म फोकस, इट मैनेजेस डिमांड टू कीप प्राइसेस स्टेबल एंड क्रिएट जॉब्स। तो ये तो शॉर्ट टर्म फोकस है फिस्कल पॉलिसी का, राइट। लेकिन इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म फोकस भी होता है। देखिए, it needs to also grow the economy by improving how much the country can produce। तो लॉन्ग टर्म फोकस फिस्कल पॉलिसी का क्या होना चाहिए कि इकोनॉमी को हम कैसे ग्रो करें, एंड ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए, वी हैव टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कंट्री कितना प्रोड्यूस कर सकता है वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इम्प्रूव होगी तो कंट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा कम कॉस्ट में, राइट, एंड इट विल हेल्प द इकोनॉमी ग्रो। और ये आपका है सप्लाई साइड इफेक्ट। ठीक है, जो हम डिमांड को मैनेज कर रहे थे ये डिमांड साइड होती थी, राइट। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिव कैपेसिटी को ग्रो करना चाह रहे हैं तो इसको हम सप्लाई साइड कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, फिस्कल पॉलिसी का लॉन्ग रन में सप्लाई साइड में भी फोकस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में डिमांड साइड में होना चाहिए, एंड लॉन्ग रन में सप्लाई साइड में भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए, व्हाई फोकस ऑन सप्लाई टू? If fiscal policies only focus on demand, example, giving people money to spend, it won't lead to sustainable growth. For long-term progress, we need to grow the economic's capacity by investing in things that improve productivity. देखिए, शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ने क्या किया, लेट्स से रिसेशन आ रही थी, ठीक है, एंड लोगों के पास रोजगारी नहीं हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को ट्रांसफर पेमेंट कर दिया, सर्टेन मनी दे दिया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दे दिया। ठीक है, कि चलो आप थोड़े टाइम के लिए लेट्स हेल्प यू करके, है ना। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता से क्या हुआ कि थोड़े टाइम के लिए डिमांड स्टेबल हुआ, इकोनॉमी ज्यादा रिसेशन की तरफ ज्यादा नहीं गई, राइट, रिकवर कर गई। लेकिन देखिए, अगर गवर्नमेंट ऐसे फ्री में पैसा बांटता रहेगा, ट्रांसफर पेमेंट करता रहेगा, तो ये सस्टेनेबल नहीं है।
क्योंकि एक ना एक टाइम तो गवर्नमेंट की भी तिजोरी खत्म हो जाएगी, राइट? फिर उस टाइम पे क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस का भी देखना चाहिए कि कैसे हम जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाए, ताकि बाद में जो गवर्नमेंट की तिजोरी है उसमें भी रेगुलर पैसा आता रहे, है ना? और सिर्फ गवर्नमेंट को देना ही ना पड़े, गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू आता रहे। देखिए, अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे तो गवर्नमेंट के पास भी टैक्स का पैसा ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू ज्यादा होगी, है ना? और जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज्यादा होगी तो इस तरह से वो लोगों की मदद कर पाएंगे रिसेशन के टाइम पे, है ना? लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंप्रूव करने का सोचेगा ही नहीं और सिर्फ सोचेगा कि मैं ट्रांसफर पेमेंट ही करता रहूं, तो गवर्नमेंट की तिजोरी एक ना एक दिन तो खाली हो जाएगी, है ना? फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट को ये लॉन्ग टर्म भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? ओके, ना हाउ डज फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ? तो कैसे हम फिस्कल पॉलिसी को यूज कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए? देखिए, फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। एक तरीका होता है गवर्नमेंट का टू इम्प्रूव इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू फिस्कल पॉलिसी, दैट इज बाय स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, when the government build things like roads, airports, and railways, business can operate more efficiently. For example, better roads means faster deliveries. देखिए, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए तो ये अल्टीमेटली इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सही होंगे तो बिजनेसेस ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, राइट? एंड बिजनेसेस ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे एंड अल्टीमेटली इससे इकोनॉमी का भी फायदा होगा एंड गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, क्योंकि बिजनेस जितना अच्छा करेंगे गवर्नमेंट को भी उतना ही ज्यादा टैक्स मिलेगा, राइट? एंड जो वो अच्छी चीजों में लगा सकते हैं, है ना? तो फर्स्ट वे हाउ गवर्नमेंट कैन यूज फिस्कल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करो। देखिए, फिस्कल पॉलिसी में टूल्स क्या है? एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, दूसरा टैक्स है, राइट? तीसरा डेट है एंड चौथा बजट है ना? अब एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट को करना ही है तो हाँ, सर्टेन एक्सटेंट तक आप ट्रांसफर पेमेंट कर सकते हो, रिलीफ भत्ता वगैरह दे सकते हो, लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खर्चा करना चाहिए ताकि लॉन्ग रन में भी इकोनॉमी में ग्रोथ होता रहे। ठीक है, सिमिलरली पब्लिक गुड्स में भी गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर एसेट्रा। क्योंकि देखिए, क्या होता है ना कि एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव पीपल स्किल एंड हेल्थ लोग की इम्प्रूव हो रही है, मतलब आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो इम्प्रूव हो रही है, राइट? और ह्यूमन कैपिटल अगर इम्प्रूव होती है तो क्या होता है? वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव एंड विच हेल्प्स बिजनेस एंड द इकोनॉमी। देखिए, आपके लोग स्वस्थ है, आपके लोग टैलेंटेड है, स्किलफुल है, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे, राइट? इकोनॉमी में वो अपना बिजनेस चलाएंगे, वो कहीं ना कहीं सर्विस देंगे, तो वो इकोनॉमी के लिए कमाएंगे, है ना? खुद के लिए कमाएंगे। एंड अगर सारे लोग स्किल्ड है, हेल्दी है, तो ज्यादा प्रोडक्टिव लोग होंगे इकोनॉमी में, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो करेगा, है ना? तो गवर्नमेंट को कहाँ खर्चा करना चाहिए? पब्लिक गुड्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर में भी खर्चा करना चाहिए, ताकि उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अच्छी रहे। ठीक है, वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स कंट्री में रहे। तो ये लॉन्ग टर्म फोकस होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी का। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा टैक्सेस एंड इंसेंटिव्स के थ्रू भी गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म पे फोकस कर सकता है। देखिए कैसे? टैक्स एंड इंसेंटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में ये कैसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना पाता है। देखिए, a tax policy that rewards hard work, saving and investing can motivate people to start business or invest in new ideas. देखिए, अगर गवर्नमेंट ने इस तरह से अपना टैक्स रखा कि जो हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको रिवॉर्ड मिले, ठीक है, उनको आप पनिश ना करो। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव टैक्स करोगे तो लोगों को हार्ड वर्क करने का मन नहीं करेगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो क्या होगा? गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, राइट? एंड गवर्नमेंट की तिजोरी बढ़ेगी। लेकिन अगर टैक्स बहुत ज्यादा एक्सेसिव हुआ ना तो लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहेंगे, राइट? क्योंकि सारा इनका हार्ड वर्क का माल तो टैक्स में जा रहा है। तो गवर्नमेंट को एक स्टेबल टैक्स रखनी चाहिए, जो कि ज्यादा हाई भी ना हो, ज्यादा लो भी ना हो। ठीक है, इस तरह से टैक्स हो कि जो हार्ड वर्किंग लोग हैं उनको रिवॉर्ड करा जाए, ठीक है, ताकि वो इन्वेस्ट करने में, सेव करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में उनका इच्छा रहे। क्योंकि जितने लोग
बिजनेस स्टार्ट करेंगे या जितना प्रोडक्टिव होएंगे, लॉन्ग रन में इकोनॉमी के लिए फायदा है ना। एंड लॉन्ग रन में अगर उनका बिजनेस अच्छा करेगा तो गवर्नमेंट की तिजोरी भी अपने आप भरेगी। तो गवर्नमेंट को सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लॉन्ग रन के बारे में सोच के भी अपनी टैक्स पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि हार्ड वर्क को वो रिवॉर्ड करे। ठीक है, अगर कोई एकदम इनोवेटिव चीज कर रहा है, नया फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, तो उनको सब्सिडी दे दो फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, सब्सिडी देने के बाद उनकी बिजनेस ग्रो करेगी, और जब बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, एक स्टेबल बिजनेस बन गई, तब जाके गवर्नमेंट हाई टैक्स या एक अप्रोप्रिएट टैक्स चार्ज कर सकता है, राइट। अगर स्टार्टिंग में देखिए बिजनेस को हेल्प चाहिए तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए थ्रू सब्सिडी या फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज, ताकि एक बिजनेस का, एक प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट बना रहे कंट्री में। ओके, तो ये ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब टैक्स का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है ना, कि जैसा हमने कहा, अगर हाई टैक्स लगाएगा गवर्नमेंट बिजनेसेस पे, सो इट कैन डिस्करेज देम फ्रॉम ग्रोइंग और हायरिंग। तो ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना है। ठीक है, तो ये दो चीजों के बारे में गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए जब वो फिस्कल पॉलिसी बना रहा है। ओके, अगर हाई टैक्स करे तो शॉर्ट टर्म में तो फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा, पूरी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, सभी को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीज गवर्नमेंट को ध्यान रखनी चाहिए। सिमिलरली देखिए, फिस्कल पॉलिसी ना मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए भी यूज होता है ना। हमने यूनिट 2 में मार्केट फेलियर्स पढ़ा था, राइट। मार्केट फेलियर कब होता है, जब जो चीजों की प्राइसेस है वो सही नहीं होती, राइट। एक्चुअल प्राइस, मार्केट प्राइस में जो एक्चुअल कॉस्ट है जब वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो तब जाके मार्केट फेलियर होता है। एंड फेलियर को करेक्ट करने के लिए हम टैक्सेस एंड सब्सिडीज का यूज करते थे, है ना। देखिए, अब गिविंग सब्सिडीज टू फार्मर मेक इट चीपर फॉर देम टू प्रोड्यूस गुड्स, इंक्रीजिंग सप्लाई। देखिए, फार्मर को जो सब्सिडी देना है वो भी गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही आता है, क्योंकि सब्सिडी इज अ एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट, है ना। अब देखिए, फार्मर को आप सब्सिडी दे रहे हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, फार्मर्स की सप्लाई इंक्रीज होगी। तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए भी सही चीज है। अब देखिए, अब नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप इन्वायरमेंटल टैक्सेस लगा रहे हो, राइट। मेक फॉर्म पे फॉर पोल्यूशन, रिड्यूसिंग हार्मफुल एक्टिविटीज बट ऑल्सो रेजिंग देयर कॉस्ट। देखिए, पोल्यूशन एक एक्सटर्नैलिटी था, राइट, एंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती थी। अब ये अच्छी बात है कि आपने टैक्स लगाई, लेकिन ये टैक्स इतना भी ज्यादा एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कि जो बिजनेस है उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रेज हो जाए, एंड अल्टीमेटली वो बिजनेस ही करना छोड़ दे आपकी कंट्री में। वो सोचे कि हम दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस करेंगे क्योंकि यहाँ टैक्स बहुत हाई है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, मार्केट फेलियर को करेक्ट करना जरूरी है, बट गवर्नमेंट शुड बी केयरफुल कि वो कितना टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है, अगर एक्सेसिव टैक्स हो ना, तो देखिए, मे भी आप पोल्यूशन से तो बचाओ अपनी इकोनॉमी को, लेकिन आप इकोनॉमी में ही अगर ग्रोथ नहीं हो पाए, अगर बिजनेस फ्लरिश नहीं हो पाए, तो फिर वो भी क्या फायदा, है ना। तो एक बैलेंस बनी रहनी चाहिए। देखिए, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल इसलिए दिया है, ये दिखाने के लिए कि जो पॉलिसीज है ना वो किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है लॉन्ग रन में। ठीक है, एंड गवर्नमेंट को बैलेंस बना के चलना चाहिए। फार्मर्स को सब्सिडी देना अच्छी बात है, पोल्यूशन टैक्स करना भी ठीक है, आप पोल्यूशन को कम कर रहे हो, बट गवर्नमेंट हैज टू बी केयरफुल कि कहीं ये लॉन्ग रन में इकोनॉमी को हैम्पर ना करे, राइट। कहीं ये बिजनेस को डिस्करेज ना करे कि वो आगे ग्रो ही नहीं करना चाहे इंडिया में, राइट, वो दूसरी ब्रांच ही ना खोलना चाहे, या वो अपना बेस ही कोई और कंट्री में शिफ्ट करे, तो ये तो खराब होगा ना इकोनॉमी के लिए। तो फिस्कल पॉलिसी बनाते वक्त ये चीजों की ध्यान होनी चाहिए। ओके ओके, तो यहाँ पे समरी क्या है, देखिए, फिस्कल पॉलिसी कैन हेल्प इन शॉर्ट रन बाय स्टेबिलाइजिंग द इकोनॉमी, बट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ द फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। लॉन्ग टर्म में हमें सप्लाई साइड में भी फोकस करना चाहिए, अपनी जो कंट्री है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसकी सप्लाई इंक्रीज करने में भी फोकस करनी चाहिए। दिस हैपेंस थ्रू स्मार्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्मार्टली अपना जो खर्चा है वो करना चाहिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड बी स्मार्ट, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए, राइट। एंड एक बैलेंस टैक्स पॉलिसीज बनाना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करे, लेकिन बिजनेस ग्रोथ को भी डिस्करेज ना करे। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द समरी नाउ, राइट, कि हम क्या यहाँ पे कहना चाह रहे थे। ओके, तो अभी तक हम देख रहे थे कि फिस्कल पॉलिसी कैसे लॉन्ग रन ग्रोथ करने में हेल्प करती है, राइट। अब दूसरा टॉपिक आज का हमारा ये है कि हाउ फिस्कल पॉलिसी कैन बी यूज्ड फॉर रिडक्शन इन
इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए आपको पता है कि कोई भी इकोनॉमी में देयर आर सर्टेन रिच पीपल, देन देयर इज पुअर पीपल आल्सो, राइट। देखिए इनकम के बीच में एंड लोगों के वेल्थ के बीच में हमें गैप नजर आता है। लेकिन अगर हमें एक समान इकोनॉमी बनाना है जहाँ पे सबको बेसिक नीड्स सबकी पूरी हो एंड बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है, फिस्कल पॉलिसी को यूज कर सकता है टू रिड्यूस द गैप। देखिए inequality means some people earn or own much more than others. Governments can use fiscal policy to reduce the gap between rich and poor. ठीक है, अब कैसे, how? By using taxes। देखिए टैक्सेस को स्मार्टली यूज करके गवर्नमेंट रिच एंड पुअर के बीच की गैप को मिटा सकता है। कैसे? देखिए टैक्सेस होते हैं दो तरीके के, राइट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो दोनों ही टैक्स को गवर्नमेंट यूज कर सकता है। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स। देखिए रिचर पीपल पे अ हायर परसेंटेज ऑफ द इनकम एज टैक्स। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। For example, someone earning more may pay 30% of their income as tax, while someone earning less may only pay 5%. This ensures the wealthy contribute more to the society. तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम यूज करके गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को एड्रेस कर सकता है। प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है ना कि जो रिच लोग हैं जो ज्यादा कमाते हैं इनसे आप हायर टैक्स चार्ज करो, जैसे कि 30%, ठीक है, ये 30% ऑफ अपना इनकम एज अ टैक्स देंगे। लेकिन जो गरीब है, ठीक है, जो कम कमा रहे हैं उनसे ज्यादा टैक्स मत लो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इनकम कम है, राइट। तो उनसे आप लोअर टैक्स चार्ज करो, ओनली 5%। तो जिसका जितना कैपेसिटी है ना उस हिसाब से टैक्स चार्ज करो। अब जो ये 30% टैक्स आएगा तो इसका गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इट कैन यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये पैसा यूज कर सकती है, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की तिजोरी भी भरी रहेगी क्योंकि रिच लोगों से ये ज्यादा ले रही है ना, एंड पुअर लोगों से कम लेके ये क्या करे कि इनकी हेल्प कर रही है कि इनका पैसा इनके पास ही ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि इनको पैसे की ज्यादा जरूरत है, राइट। सो प्रोग्रेसिव टैक्स इज वन वे टू फिल द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है, इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए। अब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू भी इनइक्वालिटी को एड्रेस करती है। कैसे? देखिए items mostly bought by rich people such as luxury cars are taxed heavily, लेकिन बेसिक आइटम्स जैसे कि राइस और ब्रेड यूज्ड बाय एवरीवन आर टैक्स वेरी लाइटली और नॉट एट ऑल। दिस इंश्योर्स दैट पुअर डोंट बियर अ हैवी बर्डन। देखिए जो बेसिक नीड के चीज है उनमें अक्सर टैक्स कम लगाई जाती है ताकि ये चीज सब लोग अफोर्ड कर सके, राइट। लेकिन जो लग्जरी चीजें होती है जैसे कि कार हो गया या ज्वेलरी हो गया, इन पे टैक्स ज्यादा हायर चार्ज किया जाता है क्योंकि लग्जरी चीजें जनरली रिच लोग बाय करते, राइट, एंड ये बेसिक नीड नहीं होते, ये उनके लग्जरी नीड्स होते हैं, है ना। तो इन पे हेवी टैक्स चार्ज करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि जो लोग लग्जरी चीज खरीद रहे हैं उनके पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा है तो उनसे गवर्नमेंट ज्यादा पैसा ले सकती है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक नीड्स है इनमें ज्यादा चीजें नहीं करनी चाहिए। बेसिक नीड्स सबको मिलनी चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, इनमें किसी की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट एक बेसिक रिसोर्सेस सबको मिले तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, बेसिक नीड्स पे चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। अगर बेसिक नीड पे भी हैवी टैक्स चार्ज होता तो पुअर लोग क्या करते, वो तो और भी बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब होती है ना। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहता कि समाज में जो पुअर है वो जो है ना जो ऑलरेडी पिछड़े हुए हैं उनको ज्यादा बर्डन बेयर करना पड़े, गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहता। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स चाहिए तो रिच लोगों से लो, लग्जरी चीजों में टैक्स करो, है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। देखिए अब इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कहाँ पे करेगा, हाउ विल इट यूज द मनी जो टैक्स में कलेक्ट किया है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प fill the gap between rich and poor. देखिए, the government spends money on programs and projects that help the less fortunate. For example, welfare programs, free or cheap healthcare, education and housing for poorer families. जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया है थ्रू टैक्स, राइट, तो गवर्नमेंट वो पैसे को वेलफेयर प्रोग्राम्स में यूज कर सकता है फॉर पुअर फैमिलीज। सिमिलरली वो सोशल सिक्योरिटी में यूज कर सकता है, जैसे कि पेमेंट टू पीपल हु आर ओल्ड, अनएम्प्लॉयड और सिक, क्योंकि इनको राहत की जरूरत होती है, राइट। अमीर लोगों को राहत की जरूरत नहीं होती तो अमीर लोग से आप थोड़ा सा टैक्स लो, ठीक है, एंड देन यूज इट to help the poor and marginalized
पीपल। सिमिलरली गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग थिंग्स लाइक रूरल रोड्स और वाटर सप्लाई सिस्टम इन पुअरर एरियाज, ताकि इनकी भी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा सा बेटर हो सके। ठीक है, सिमिलरली गवर्नमेंट सब्सिडी देने में भी यूज कर सकता है, जैसे कि मेकिंग एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड और मेडिसिन चीपर फॉर एवरीवन। तो देखिए इस तरह से जो टैक्स का कलेक्ट किया हुआ पैसा है वो भी गवर्नमेंट जो अनइक्वालिटी है, राइट, उसको रिड्यूस करने में, या जो पुअर पीपल है, बैकवर्ड लोग हैं, उनको हेल्प करने में यूज कर सकता है। सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट करा सकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकता है, ताकि इनको भी बेटर जॉब मिले और बाद में जाके ये भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी एंड अपनी फैमिली के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करा सके। ओके, लेकिन देखिए यहाँ पे भी अब आपको ये ध्यान होना चाहिए गवर्नमेंट को कि बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, while helping the poor, the government also needs to be careful. If taxes on rich are too high, they might stop working hard, saving or investing, which can hurt the इकोनॉमी। ठीक है, रिच से आप टैक्स लो, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सोर्बिटेंटली हाई अमाउंट भी नहीं होना चाहिए कि वो धंधा ही करना छोड़े, वो काम ही करना छोड़े, उनको ऐसा लगे कि यार जितना मैं कर रहा हूँ सारा तो गवर्नमेंट ले जा रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए आपको एक इंकरेजमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए कि लोग इंकरेज हो ज्यादा हार्ड वर्क करने में। ठीक है, ये फैक्टर इकोनॉमी में मिसिंग नहीं होनी चाहिए। If welfare programs are too generous, some people may lose motivation to work. Similarly, देखिए ये तो रिच की साइड की बात हो गई कि उनको आपको डिमोटिवेट नहीं कराना कि वो काम ही ना करे, राइट। अब देखिए पुअर के साइड में भी क्या होता है ना कि अगर गवर्नमेंट राहत बहुत ज्यादा देने लगती है कि फ्री में खाना सबको मिल रहा है, तो फिर जो ये लोग, कुछ लोग होते हैं ना, वो लेजी हो जाते हैं, यानी कि वो काम करने की फिर इच्छा ही नहीं रखेंगे। उनको लगेगा कि यार गवर्नमेंट 2 टाइम का खाना दे ही रही है, घर दे ही रही है, हमें क्या करना, हम आराम से सोते रहेंगे दिन भर। ठीक है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको एक मोटिवेशन फैक्टर सबके पास होनी चाहिए कि वो भी हार्ड वर्क करे। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को राहत देनी चाहिए, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उनको आलसी भी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को मतलब लोगों को ये नहीं होना चाहिए, पुअर लोगों को, कि गवर्नमेंट हमारी ख्याल रखेगा, हमें खुद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी फीलिंग भी किसी के पास नहीं आनी चाहिए। तो एक बैलेंस बना रहना यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, तो वो टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। हमने देखा कि कैसे फिस्कल पॉलिसी, स्पेशली जो टैक्स है, हम इसको यूज कर सकते हैं टू एड्रेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, राइट। अब थर्ड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देखिए अभी तक हम सिर्फ फिस्कल पॉलिसी के जो फायदे हैं, राइट, वो इकोनॉमी को कैसे हेल्प करता है वही देख रहे थे, लेकिन फिस्कल पॉलिसी की अपनी लिमिटेशंस भी होती है। जैसे कि हर सिक्के का दो पहलू होता है ना, तो फिस्कल पॉलिसी की भी फायदे तो है, लेकिन इसके सर्टेन लिमिटेशंस भी है। तो क्या क्या है लिमिटेशंस, चलिए हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट इज द डिले इन एक्शंस। देखिए फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है ना कि गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी तब लेके आती है जब उनको लगता है कि इकोनॉमी गलत डायरेक्शन में जा रही है ना। लेकिन ये आइडेंटिफाई करने में कि इकोनॉमी गलत डायरेक्शन में जा रही है, कभी कभार गवर्नमेंट को टाइम लगता है, राइट। वो टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो रियल टाइम अपडेट्स है ना वो नहीं होते, राइट। जो डेटा है वो कहीं दिनों बाद या महीनों बाद गवर्नमेंट के पास आती है, जिससे कि वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि इकोनॉमी गलत डायरेक्शन जा रही है। और जब वो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई तो एक्शन लेने में डिले हो जाती है। इसको हम कहते हैं लैग्स। ठीक है, अब आप वेरियस काइंड्स ऑफ डिलेस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट इज रिकॉग्निशन लैग, कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। ठीक, देखिए it takes time to realize that there's a problem because economic data isn't available immediately and analyzing it can be slow. तो देखिए एक यहाँ पे क्या होता है रिकॉग्निशन लैग में कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम भी है या इकोनॉमी गलत डायरेक्शन में जा रही है, ये आइडेंटिफाई करने में ही टाइम लग गया। ठीक है, इसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन लैग। अब दूसरा लैग होता है डिसीजन लैग, कि प्रॉब्लम तो रिकॉग्नाइज कर लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है। ठीक है, वंस अ प्रॉब्लम इज रिकॉग्नाइज्ड, डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट सोल्यूशन आल्सो टेक्स टाइम एज ऑप्शंस मस्ट बी डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड।
तो देखिए पता चल गया कि इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रहा है एंड हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी लेके आनी है। अब गवर्नमेंट को कैसे एड्रेस करना है? डेट को यूज करना है एज अ टूल, टैक्स को यूज करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज अ टूल यूज करना है। सो आइडेंटिफाइंग विच टूल टू यूज, राइट, विच सोल्यूशन टू पिक, इट कैन ऑल्सो टेक टाइम। डिसीजन लेने में भी टाइम लग सकता है। इसको हम कहते हैं डिसीजन लैग। अब डिसीजन लैग के बाद दूसरा लैग हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन लैग। अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ली कि कौन सा टूल यूज करना है, लेकिन उस टूल को इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लग सकता है। देखिए, इवन आफ्टर डिसाइडिंग, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, जैसे कि पासिंग लॉज और स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे कि लॉ यानी कि देखिए लेट्स से टैक्स के रिगार्डिंग नया लॉ पास करने में, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में, इसमें भी टाइम लग सकता है। इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के भी लेवल्स होते हैं, पहले सबसे अप्रूव कराओ, राइट, सबसे डिस्कस करो, अप्रूव करो, तो ये सारी ब्यूरोक्रेसी प्रोसेस में भी टाइम लग सकता है। सो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन लैग। अब इसके अलावा एक आखिरी टाइप का लैग होता है इम्पैक्ट लैग। देखिए आपने इम्प्लीमेंट भी कर लिया पॉलिसीज, ठीक है, लेकिन पॉलिसी का जो रिजल्ट है ना, वो भी शो करने में टाइम लगता है। जैसे कि आपने आज टैक्स चेंज कर दिया, तो आज के आज रिजल्ट नहीं आएगा ना, रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा। तो वो होता है आपका इम्पैक्ट लैग। Policies don't show result right away. For example, building a road may take years before it helps the economy. देखिए गवर्नमेंट ने रोड बिल्ड कर लिया, राइट, इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए रोड बिल्ड कर दिया है ना। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आने में कई साल लग सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे डिलेज इकोनॉमी में हो सकती है फिस्कल पॉलिसी अपनाने के टाइम। अब ये डिलेज की वजह से क्या होगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, by the time action is taken, the economic situation might have already changed. For instance, boosting spending during a recovery might cause overheating instead of helping. देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या हुआ ना कि इकोनॉमी में रिसेशन स्टार्ट हो गई थी, राइट, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता लगाने में टाइम लगा। लेट्स से उनको सिर्फ 2 महीने के बाद ही पता चला कि रिसेशन आ गई है, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे रिकॉग्निशन लाइक पहले हो ही गया, राइट। अब उन्होंने डिसाइड किया, इम्प्लीमेंट किया इम्पैक्ट, तो ये इम्पैक्ट आने में लेट्स से और 2 महीने लग गए, राइट। तो रिसेशन होते हुए इकोनॉमी में कितना टाइम हो गया? 4 मंथ हो गया है ना। अब 4th मंथ में ना जो मार्केट है वो अपने आप खुद को करेक्ट कर ली, लेट्स से, ठीक है। तो रिसेशन के बाद ऑलरेडी एक्सपेंशन या रिकवरी होना स्टार्ट हो गया था 4th मंथ में आते आते। लेकिन 4th मंथ पे क्या हुआ? जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी है इसका इफेक्ट भी आने लगा। तो इकोनॉमी अपने आप एक्सपैंड भी कर रही थी, फिस्कल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी अपनाया है, तो क्या हो गया यहाँ पे? ओवर हीटिंग होने लग गई, फिर डिमांड कुछ एक्सेसिवली ही राइज कर गई। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ? इन्फ्लेशन आने लग गई, ठीक है। तो क्योंकि फिस्कल पॉलिसी टाइम पे नहीं हम अपना पाए, देखिए अगर हम 1st मंथ पे ही अपना पाते तो फिस्कल पॉलिसी का सही यूज होता, राइट, इकोनॉमी जल्दी रिकवरी करती। लेकिन हम 4th मंथ के एंड पे ही जो फिस्कल पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, और इस टाइम पे मार्केट ने अपने आप खुद को करेक्ट कर भी लिया था। तो थोड़ी सी देरी हो गई यहाँ पे, राइट, एंड बिकॉज ऑफ मार्केट भी एक्सपेंशन की तरफ है, फिस्कल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी है, तो ओवर हीटिंग हो गई यहाँ पे मार्केट की। तो इस तरह से देरी की वजह से ना, बिकॉज ऑफ द लैग्स, जो आप रिजल्ट चाह रहे हो, जो गवर्नमेंट रिजल्ट चाह रहा है इकोनॉमी में, वो नहीं आ पाएगा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग ये नया प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता है। तो दैट्स व्हाई डिले कैन बी एन इशू। लेकिन अब ये फिस्कल पॉलिसी की लिमिटेशन ही है, क्योंकि सर्टन डिलेस तो होता ही है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये लैग्स तो आते ही है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लैग। तो ये एक लिमिटेशन है फिस्कल पॉलिसी की। Okay, so I hope you understood the limitation. Okay, now the second limitation is difficulty in adjusting spending and taxes. देखिए हमने कहा कि रिसेशन है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना। इन्फ्लेशन है, टैक्सेस कम कर दो गवर्नमेंट। लेकिन कहने के लिए ये चीज आसान है, लेकिन करने के लिए ये मुश्किल रहता है ना। इट इज नॉट एज इजीली डन एज इट इज सेड। देखिए, it is hard to suddenly cut spending on things like defense, social security और big ongoing projects जैसे कि डैप्स और हाईवेज। देखिए लेट्स से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गई, राइट। अब गवर्नमेंट का स्टेप क्या होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर है खुद की वो कम करे, राइट। लेकिन
लेट्स से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और वो ऑनगोइंग है, अब बीच में तो प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकता ना, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करनी है तो प्रोजेक्ट को आधा अधूरा छोड़ दो, ये तो नहीं हो सकता है ना। सिमिलरली डिफेंस एंड सोशल सिक्योरिटी जैसे चीजों में आप एक्सपेंडिचर सडनली कट नहीं कर सकते, इट इज नॉट फीजिबल, है ना। तो इवन दो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट को यहाँ पे एक्सपेंडिचर करती रहनी पड़ती है जो इकोनॉमी के खिलाफ जा सकता है, राइट। तो ये चीजें करना थोड़ा मुश्किल है, कहना आसान है कि स्पेंडिंग कट कर दो, लेकिन कैसे करे, राइट। आप प्रोजेक्ट को अधूरा नहीं छोड़ सकते, डिफेंस को भी मेंटेन करना जरूरी है, सोशल सिक्योरिटी कट नहीं कर सकते, है ना। सो इट इज नॉट इजीली डन। Similarly, some public projects are urgent and can't be delayed just to adjust the budget. Just because अब आपको बजट को एडजस्ट करना है, राइट, आपको अब डेफिसिट बजट मेंटेन करनी है ना, सॉरी, आपको लेट्स से सरप्लस बजट मेंटेन करनी है, इन्फ्लेशन आ गया तो आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर कम करना है, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है। तो जस्ट कहने जितना आसान नहीं होता है ना, कुछ पब्लिक प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, वो अर्जेंट होते हैं, तो इन पे आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। इवन दो यू वांट टू कट योर एक्सपेंसेस, यू कैन नॉट डिले एक्सपेंडिचर इन सच प्रोजेक्ट्स, है ना। तो ये दूसरा लिमिटेशन है कि कहने जितना आसान नहीं होता करना, एंड सर्टन प्रोजेक्ट्स को आप सडनली स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपको करते ही रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल कंटिन्यू इवन दो इकोनॉमी इज इन इन्फ्लेशन, ठीक है। आइडियली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए इन्फ्लेशन के दौरान, लेकिन अक्सर गवर्नमेंट रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर पाती। सो देयर इज डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। ओके, अब तीसरी लिमिटेशन क्या है कि सर्टन नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होते हैं सर्टन फिस्कल पॉलिसीज के। क्या क्या ये नेगेटिव साइड इफेक्ट हो सकते हैं, देखिए जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टैक्सेस अगर बहुत ज्यादा हाई होना तो ये डिसइंसेंटिव क्रिएट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। देखिए, हाई टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स मे डिस्करेज बिजनेसेस फ्रॉम इन्वेस्टिंग and generous social benefits may reduce people's motivation to work or say, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, अगर टैक्सेस हाई करी तो बिजनेसेस डिस्करेज हो जाएंगे, एंड अगर सोशल बेनिफिट्स जैसे राहत प्रोग्राम अगर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट करी तो जो लोग हैं वो आलसी हो सकते हैं, राइट, वो काम ही ना करे क्योंकि उनको गवर्नमेंट से फ्री में मिल रहा है ना। तो ये डिसइंसेंटिव भी कभी कभार फिस्कल पॉलिसी क्रिएट करता है, तो गवर्नमेंट को इस चीज के लिए केयरफुल होना चाहिए। सिमिलरली अब दूसरा नेगेटिव साइड इफेक्ट क्या है, देखिए, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। इफ द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स अर्न, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर ये करता है तो इट इंक्रीजेस पीपल्स परचेसिंग पावर। देखिए, गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करता है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा आ रहा है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एम ही होता है कि डिमांड इंक्रीज करो, है ना। तो डिमांड तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, परचेसिंग पावर जब लोगों की बढ़ेगी तो ये डिमांड तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन इफ प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज फास्ट इनफ टू मैच डिमांड, प्राइसेस में राइज शार्पली। तो देखिए, इसको केयरफुली थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। क्या हुआ कि डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमी में बराबर नहीं था इनिशियली, ठीक है। इनिशियली क्या था, डिमांड थोड़ा कम था, सप्लाई एक्सेस में था, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या चाहिए था कि डिमांड थोड़ा सा बढ़ के सप्लाई के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करी इकोनॉमी में ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आए एंड उनकी डिमांड इंक्रीज हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट का एम था। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से अब डिमांड तो एक्सेसिवली राइज हो गया, जितना गवर्नमेंट ने सोचा था उतना उससे भी ज्यादा राइज हो गया, लेकिन सप्लाई उसी लेवल पे राइज नहीं हो पाई। तो अब क्या होगा, सप्लाई कम हो जाती है डिमांड से, एंड इस केस में क्या होगा, अब इन्फ्लेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, रिसेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने डिमांड इंक्रीज करना चाहा, लेकिन अगर डिमांड एक्सेसिवली राइज हो गई एंड सप्लाई नहीं मीट कर पाई तो एक नया प्रॉब्लम आ जाएगा, इन्फ्लेशन। तो ये भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर करते वक्त, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि आपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते वक्त गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कितना इंक्रीज करना है, इतना ज्यादा भी नहीं इंक्रीज करना है कि इन्फ्लेशन की ही प्रॉब्लम आ जाए। तो देखिए, ये एक फिस्कल पॉलिसी की नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है कि अगर गवर्नमेंट ने ध्यान से डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करी वो एक नया प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है।
सिमिलरली डेट प्रॉब्लम भी हो सकता है। देखिए हमने कहा है कि गवर्नमेंट को बोरो करके इकोनॉमी में खर्चा करना चाहिए रिसेशन के टाइम, ताकि इकोनॉमी रिवाइव करे, राइट। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बोरो करेगी तो गवर्नमेंट चुकाएगी फिर कैसे, है ना। एक डेट प्रॉब्लम आ जाता है कि गवर्नमेंट की जो डेट बर्डन है वो बढ़ता ही जाएगा, और अल्टीमेटली इसका भार किस पे पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अब फ्यूचर जनरेशन से ये जो डेट है ये वसूली करने की कोशिश करेगी। फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन पे ज्यादा टैक्स लगाएगी या इनसे ज्यादा रेवेन्यू वसूल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि डेट तो किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को चुकाना ही है ना। देखिए, borrowing too much creates debt for future generation. If borrowed money isn't used effectively, the economy may struggle to repay it. Similarly, एक फोर्थ प्रॉब्लम, ठीक है, जो गवर्नमेंट नेगेटिव, जो फिजिकल पॉलिसी के नेगेटिव इफेक्ट है, दैट इज क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट हमने पहले भी थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस किया था। आखिर क्या है ये क्राउडिंग आउट, एक बार हम ये पढ़ लेते हैं फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, when government borrows a lot, they compete with businesses for loans. This can raise interest rate, making borrowing expensive for companies and people and reducing investing and spending. देखिए इसका क्या मतलब है, एक इकोनॉमी में ना एक लिमिटेड पूल ऑफ मनी होता है जिससे कि लोग बोरो कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट लोग हो, ठीक है। अब लेट्स से ये पूल ऑफ मनी है 10 करोड़, ठीक है। मैं एक स्मॉल फिगर ही यहाँ पे ले रही हूँ ताकि समझने में आसान हो, ओके। तो सिर्फ 10 करोड़ ही अवेलेबल है इकोनॉमी में बोरो करने के लिए। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे 10 करोड़ में से 6 करोड़ गवर्नमेंट ही बोरो करेगा तो प्राइवेट लोगों के लिए सिर्फ 4 करोड़ ही बचेगा कि वो सिर्फ 4 करोड़ ही बोरो कर सकते हैं। अब बहुत सारे बिजनेसेस compete कर रहे हैं ये 4 करोड़ बोरो करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट थी, अब क्या होगा, जो ज्यादा इंटरेस्ट दे पाएगा ना उसी को फिर जो बैंक से ये 4 करोड़ देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है 4 करोड़ के लिए। तो ये क्या करेगा, इकोनॉमी में इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा, एंड जब इंटरेस्ट इंक्रीज होती है तो बोरोइंग फिर कम हो जाती है। या फिर देखिए, जितना प्राइवेट लोगों को बोरो करने के लिए पैसा चाहिए था उतना इकोनॉमी नहीं दे पा रही है, बिकॉज गवर्नमेंट ही बहुत ज्यादा बोरो कर रही है। इसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट, यानी कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो बिजनेसेस है उनको बाहर कर, खुद बहुत ज्यादा भीड़ करके प्राइवेट बिजनेसेस को बाहर कर दिया, और ये अच्छी बात नहीं होती। देखिए, इसको और हम डिटेल में एक बार समझते हैं। क्या होता है ना, गवर्नमेंट बोरो क्यों करती है, पहली बात तो क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, इसलिए गवर्नमेंट बोरो करती है ताकि वो इकोनॉमी में स्पेंड कर सके, है ना। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर करना इनफ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी जब साथ साथ में एक्सपेंडिचर करेगा ना तभी जाके एक्चुअल मायने में इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। अब बोरो करके गवर्नमेंट ने अपनी एक्सपेंडिचर तो बढ़ा ली, लेकिन बोरो करने के बाद अगर प्राइवेट लोगों के पास इनफ पैसा नहीं है कि वो बोरो करे एंड स्पेंड कर सके इकोनॉमी में, फिर क्या फायदा, है ना। सिर्फ गवर्नमेंट के अकेले के एक्सपेंडिचर करने से तो इकोनॉमी नहीं ग्रो होगी, प्राइवेट भी साथ साथ में करती तो ही ग्रो होता, है ना। तो ये सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही पैसा है खर्च करने के लिए लेकिन प्राइवेट लोगों के पास है ही नहीं लोन लेने के लिए एंड खर्च करने के लिए। ये सिचुएशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, और इसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा यही होने वाला है, क्राउडिंग आउट ही होने वाला है, जहाँ पे हम डिटेल में इस फेनोमेनन को समझेंगे। सो आई होप इसके अलावा आपको बाकी साइड नेगेटिव इफेक्ट्स तो पता चल गए होंगे, नेगेटिव साइड इफेक्ट्स, राइट। अब क्राउडिंग इफेक्ट में, क्राउडिंग आउट में एक बार हम ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, सो क्राउडिंग आउट, नाउ व्हाट इज क्राउडिंग आउट। देखिए, क्राउडिंग आउट हैपेंस व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग reduces or replaces private spending in the economy, making fiscal policy less effective. देखिए, जब गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट का एम क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हो, राइट। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से इंकरेज होके प्राइवेट लोग भी ज्यादा स्पेंडिंग करने लगे इकोनॉमी में, एंड वो मल्टीप्लाई हो, एंड इकोनॉमी की जो स्पेंडिंग है वो कहीं गुना ज्यादा, मेनी टाइम्स इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का इच्छा होता है
क्योंकि इसी से एक्सपेंशन होता है ना। सिर्फ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से तो एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट की वजह से प्राइवेट लोग भी इंकरेज हो, राइट, गवर्नमेंट की एक स्पेंडिंग मल्टीप्लाई हो, इसका अगर रिपल इफेक्ट हो इकोनॉमी में, तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगा, है ना। तो ये गवर्नमेंट का एम होता है। लेकिन अगर ये रिपल इफेक्ट नहीं हो पाया, राइट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की वजह से प्राइवेट लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा नहीं रह गया टू मेक दिस रिपल इफेक्ट हैपन, टू स्पेंड इन द इकोनॉमी, फिर आपने जो चाहा है, जो गवर्नमेंट ने चाहा है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे लेस इफेक्टिव हो पाएगी। अभी क्राउडिंग आउट कैसे काम करता है, ये फेनोमेनन को हम एक बार डिटेल में अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्यूरिंग रिसेशन। देखिए, टू फाइट अ रिसेशन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर और लोअर्स टैक्सेस। This increases its expenses but reduces its income from taxes, creating a budget deficit, यानी कि spending more than it earns। देखिए, रिसेशन को फाइट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ज्यादा इकोनॉमी में स्पेंड करने की कोशिश करता है एंड टैक्सेस लोअर करने की कोशिश करता है, ये हमें पता है, राइट। इससे क्या होता है, डेफिसिट बजट होती है, गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है ना। अब देखिए, अब डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, इट बोरोज मनी बाय टेकिंग लोन्स और सेलिंग बॉन्ड्स। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से, ठीक है। तो अब ये एक्सपेंडिचर कहाँ से मीट करेगा गवर्नमेंट, रेवेन्यू तो इनफ है नहीं, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। ये डेफिसिट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय टेकिंग लोन्स और बाय सेलिंग बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखिए, सो गवर्नमेंट व्हाट विल इट डू, it will resort to borrowing from the market. When the government borrows a lot of money, there's less available for business and individuals to borrow. तो जैसा कि मैंने कहा, देखिए, एक इकोनॉमी में तो एक लिमिटेड पूल ऑफ मनी होती है जिससे कि लोग बोरो कर सकते हैं। अब ये पूल का अगर सिग्निफिकेंट हिस्सा गवर्नमेंट ही बोरो करेगा, तो जो बिजनेसेस है एंड ऑर्डिनरी पीपल है, उनको बोरो करने के लिए लेस पैसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ लोन्स फॉर बिजनेसेस एंड ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, कॉजिंग इंटरेस्ट रेट टू राइज। देखिए, अब जब भी सप्लाई कम होती है डिमांड के मुकाबले, तो जो प्राइस है वो बढ़ती है ना। एंड लोन की प्राइस क्या है, लोन की प्राइस इंटरेस्ट रेट ही तो है ना। इन लोन की डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब बिजनेसेस एंड लोगों को चाहिए, लेकिन सप्लाई कम है, क्योंकि जो लोन है ये तो ज्यादातर गवर्नमेंट को ही दे दिया, राइट। तो अब लिमिटेड ही लोन बचा हुआ है, सो डिमांड एक्सेसिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइस है लोन की, यानी कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। अब ये हायर इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी में, देखिए, विथ हायर इंटरेस्ट रेट्स बिजनेसेस may avoid taking loans for investment like building factories or buying equipment, and people may borrow less for things like homes or cars. This slows down private spending, replacing it with government spending. This replacement is what we call crowding out. तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट के ज्यादा लोन लेने की वजह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हुई, लेकिन साथ साथ में जो गवर्नमेंट चाह रहा था कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो, ये नहीं हो पाया, क्योंकि गवर्नमेंट हैज क्राउडेड आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट की वजह से इंटरेस्ट इतना हाई हो गया कि अब प्राइवेट लोग जो है वो लोन ही नहीं ले रहे, लोग जो इंडिविजुअल्स है वो भी लोन ही नहीं दे रहे एंड खर्चा ही नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। गवर्नमेंट ने इतनी भीड़ मचा दी लोन के मार्केट में कि प्राइवेट लोगों के पास अब जगह ही नहीं है, लोन ही नहीं है उनके पास लेने के लिए, या तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी में, देखिए, since private spending, business investment and consumer purchases is reduced, the overall boost to the economy from government spending may be smaller than expected. This can limit the success of fiscal policy in increase the total demand and economic growth. देखिए, गवर्नमेंट ने जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने का सोचा था, तो उनका प्लान क्या था, देखिए, अभी इकोनॉमी रिसेशन में था, गवर्नमेंट ने सोचा था कि मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेट्स से मैं 10 करोड़ एक्सपेंडिचर करूंगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट होगी, प्राइवेट लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर इससे क्या होगा, लेट्स से बहुत टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, प्राइवेट एक्सपेंडिचर लेट्स से 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो
एक्सपेंडिचर है या डिमांड है इकोनॉमी में, वो 60 करोड़ के मुकाबले इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट का प्लान था। लेकिन हुआ क्या, गवर्नमेंट ने 10 करोड़ एक्सपेंडिचर कर लिया। अब प्राइवेट लोगों के पास है ही नहीं ज्यादा पैसा एक्सपेंड करने के लिए, तो वो लिमिटेड ही एक्सपेंडिचर कर पाए, वो भी सिर्फ 5 करोड़ से एक्सपेंड कर पाए। ठीक है, तो टोटल में इकोनॉमी में डिमांड कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 15 करोड़ से ही इंक्रीज हो गया। कहाँ गवर्नमेंट ने सोचा था कि रिपल इफेक्ट होके 60 करोड़ से डिमांड इंक्रीज होगा, लेकिन हुआ कितने से, सिर्फ 15 करोड़ मुकाबले ही डिमांड हो पाया इकोनॉमी में। तो जो गवर्नमेंट का इच्छा था, राइट, जो उनकी विजन थी, राइट, कि फिस्कल पॉलिसी से हम इतना डिमांड में चेंज लेके आएंगे, वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ क्राउडिंग आउट। तो आप समझ गए कि क्राउडिंग आउट कैसे मतलब हार्म कर सकता है इकोनॉमी को। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करनी चाहिए, ठीक है, लोन भी लेनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिवली ज्यादा नहीं लेनी चाहिए कि प्राइवेट स्पेंडिंग ही इंकरेज ना हो। ओके ओके, नाउ व्हेन इज क्राउडिंग आउट लेस लाइकली। देखिए, जब रिसेशन स्टार्ट हो रहा होता है इकोनॉमी में एंड गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन लेता है, तो क्राउडिंग आउट इज लाइकली टू हैपन। उस टाइम पे क्राउडिंग आउट हो सकता है, राइट। लेकिन एक ऐसा पीरियड है जहां पे क्राउडिंग आउट होने की चांसेस कम होती है, इट इज लेस लाइकली। तो वो कौन सा पीरियड है, देखिए, ड्यूरिंग सीवियर रिसेशन। सीवियर रिसेशन में क्या होता है ना, प्राइवेट लोग ऑलरेडी ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट लोग ऑलरेडी ही लोन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसेशन है। ठीक है, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को क्राउडिंग आउट की सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट पीपल आर नॉट रेडी टू टेक लोन और इन्वेस्ट। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट अपना मन चाहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकता है विदाउट फियरिंग क्राउडिंग आउट। देखिए, business and people spend very little during deep recession, so there is not much private spending to be crowded out। तो इस टाइम पे तो लोग ऑलरेडी बोरो करना ही नहीं चाह रहे हैं ना, तो इवन इफ गवर्नमेंट बोरोज अ लार्ज पूल ऑफ मनी, इस टाइम पे प्राइवेट लोग क्राउडेड आउट नहीं होंगे, क्योंकि देयर इज लेस कंपटीशन। ठीक है, देखिए, जैसा कि हमने कहा 10 करोड़ अवेलेबल है बोरो करने के लिए। ठीक है, इवन इफ गवर्नमेंट बोरो 6 करोड़, लेट्स से प्राइवेट लोग अभी बोरो ही नहीं कर रहे। ठीक है, उनके डिमांड सिर्फ 2 करोड़ ही है। ठीक है, तो इवन इफ गवर्नमेंट अगर 8 करोड़ भी बोरो करेगा, तो भी यहाँ क्राउड आउट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी लोन की डिमांड बहुत कम है। लेकिन देखिए, अगर सीवियर रिसेशन नहीं था और प्राइवेट लोग भी 5 करोड़ का डिमांड कर रहे थे, और इस टाइम पे अगर गवर्नमेंट 8 करोड़ करता ना, तो यहाँ पे इम्बैलेंस होता, क्योंकि प्राइवेट लोग के पास इनफ नहीं रहता है ना। लेकिन अगर प्राइवेट लोग की डिमांड ही इस टाइम पे बहुत कम है, वो बोरो ही सिर्फ 2 करोड़ ही करना चाह रहे हैं, सो इट इज ओके फॉर द गवर्नमेंट टू बोरो 8 करोड़, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लोन की डिमांड कम है। ठीक है, तो सीवियर रिसेशन के दौरान ऐसा होता है कि लोग खर्चे ही नहीं करना चाह रहे होते हैं ना इस टाइम पे, और जब खर्चे ही नहीं करना चाह रहे तो वो बोरो क्यों करेंगे, है ना। तो बोरोइंग वैसे ही यहाँ पे कम है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे हाई एक्सपेंडिचर भी कर सकता है विदाउट फियरिंग क्राउडिंग आउट। In such times, government can borrow without significantly raising interest rate। और क्योंकि डिमांड ही कम है, 2 करोड़ ही डिमांड थी और इतना मीट भी हो रही है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो विदाउट फियरिंग द राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट यहाँ पे बोरो कर सकता है। सो सीवियर रिसेशन एक ऐसा टाइम है जहाँ पे क्राउडिंग आउट इज लेस लाइकली। ओके, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। वी हैव लुक्ड एट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। हमने पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने टूल्स भी देखे, है ना, फिर अब हम लिमिटेशंस, ये सब भी हमने देख लिया, राइट। तो अब चैप्टर का एक समरी ले लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके, सो लेट्स लुक एट द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर इन पॉइंटर्स। देखिए, well designed and timely fiscal policy is crucial for managing the economy during recessions, inflation, or to achieve growth and equity। देखिए, इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले आने के लिए, यानी कि रिसेशन एंड इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए एंड इकोनॉमी को ग्रोथ एंड इक्विटी की तरफ धकेलने के लिए हमें फिस्कल पॉलिसी की जरूरत होती है, राइट। ड्यूरिंग रिसेशन, fiscal measures can boost the aggregate demand, increasing output and employment without raising prices, है ना। रिसेशन के दौरान हम फिस्कल पॉलिसी को यूज कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, एंड डिमांड के साथ साथ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली, एट फुल एम्प्लॉयमेंट, expansionary fiscal policy mainly raises prices with no little
विथ लिटिल टू नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। लेकिन देखिए अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है तो फिर हमें फिस्कल पॉलिसी की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे हमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि अगर इस टाइम पे भी हम एक्सपेंड करेंगे तो सिर्फ प्राइसेस ही बढ़ेंगे, आउटपुट तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट हमें मिल रहा है ना? तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है तो उसी टाइम पे फिस्कल पॉलिसी हेल्प करता है, जब ऑलरेडी हम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? ऑलरेडी वी आर एट फुल एम्प्लॉयमेंट, तो इस टाइम पे फिस्कल पॉलिसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भले ही यहाँ पे डिमांड राइज हो, सप्लाई यहाँ पे नहीं राइज हो पाएगी, राइट? क्योंकि ऑलरेडी हम जो मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है। ओके, fiscal tools like government spending and taxation are powerful for driving economic growth and reducing income inequality. ये भी हमने देख लिया था, राइट? A balanced and carefully timed fiscal approach ensures sustainable stability and social fairness. लेकिन देखिए फिस्कल पॉलिसी क्या है, वो बैलेंस होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हमने क्या देखा था कि सर्टेन लिमिटेशंस भी है एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकती है फिस्कल पॉलिसी की अगर वो बैलेंस ना रहा तो। जैसे कि टैक्सेस बहुत हाई हुई तो डिस्करेज कर सकता है वो हार्ड वर्क के लिए, है ना? सिमिलरली वेलफेयर प्रोग्राम्स भी बहुत ज्यादा रहे तो वो भी लेजी बना सकता है इंसान को, राइट? तो एक बैलेंस्ड एंड टाइमली फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लैग्स की वजह से भी कैसा उल्टा असर हो सकता है ये भी हमने देखा था, राइट? तो कंक्लूजन देखिए यही है, बहुत इजी पॉइंट्स थे। हमें फिस्कल पॉलिसी की जरूरत हो है कि नहीं? ऑब्वियसली है, फिस्कल पॉलिसी ऑब्वियसली इकोनॉमी के लिए अच्छी है। जब रिसेशन होता है तो ये रिसेशन को दूर करने में हेल्प करता है। सिमिलरली जब बहुत ज्यादा ओवरहीट होता है तब भी ये इन्फ्लेशन को दूर करने में हेल्प करता है, ठीक है? वो पॉइंट मेंशन नहीं है बट दैट इज ऑल्सो द ट्रूथ। अब देखिए फिस्कल पॉलिसी हमें कब चाहिए? जब इकोनॉमी गलत डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, यानी कि जितना आउटपुट वो बना सकती है ऑलरेडी बना रही है, तो इस टाइम पे हमें फिस्कल पॉलिसी की जरूरत नहीं होती। फिस्कल टूल्स में क्या क्या आते हैं? देखिए मेनली तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन आती है। उसके अलावा हमने डेट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग भी देखा था। देखिए ये भी एक तरह के एक्सपेंडिचर ही है वैसे तो। डेट लेके भी गवर्नमेंट को क्या करना है, एक्सपेंडिचर ही करना है इकोनॉमी में। एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ही यही होता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा करो रेवेन्यू से, है ना? तो ये भी सारे टूल्स है गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसी टूल्स, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि बैलेंस होनी चाहिए फिस्कल पॉलिसी, है ना? अगर बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी हुई कि जैसे कि हाई टैक्स या फिर हाई सोशल स्पेंडिंग, तो वो भी इकोनॉमी के लिए नुकसानदायी है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ गाइस बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए ये टेस्ट सीरीज को माइक्रो एंड मैक्रो करके 2 हिस्सों में बांटा गया है। माइक्रो में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे एंड मैक्रो में चैप्टर 6 से लेकर 10 के मिलेंगे। जो मैक्रो है ना, इसको मैंने यूनिट वाइज भी डिवाइड करा गया है, तो यहाँ पे आप एक एक यूनिट, जैसे कि चैप्टर 6 में 2 यूनिट्स है तो 2 यूनिट्स के अलग अलग आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। एंड देखिए ये पूरे टेस्ट सीरीज में आपको 1200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, यहाँ पे आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इधर उधर भटकने की, 100 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टेस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। एंड ये टेस्ट में जो आपके PYQs होते हैं इंस्टीट्यूट के, राइट, एंड MTPs है, तो इनके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो देखिए ये टेस्ट करने के बाद आपको अलग से PYQs एंड MTPs ढूंढ के करने भी नहीं पड़ेंगे, यहीं पे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है इसी टेस्ट के थ्रू आपकी हो जाएगी। एंड देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे जब आप एक यूनिट की एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे ना, आपको स्कोरिंग भी मिलेगी। स्कोरिंग में नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगा, तो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील आएगा। आपको अपनी प्रेपरेशन लेवल भी पता चलेगी। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है कि आपने किस तरह से आपने परफॉर्म किया, क्या आपने इजी क्वेश्चंस मिस्टेक किए या एक्चुअल में हार्ड क्वेश्चन में ही आप कंफ्यूज थे, आप अपने पीयर्स के मुकाबले कहाँ पे खड़े हो अभी। तो ये सारी चीज आपको टेस्ट के थ्रू पता चलेगी। तो देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये करने के बाद आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना पेपर 4 के लिए, वो आपको एकदम आसमान छूते हुए यहाँ पे दिखेगी, ठीक है?
एंड देखिए ये पूरा पैकेज आपको मिलता है सिर्फ 250 रुपीज़ में। तो ये बहुत अच्छी ऑफर है। ये इतना नॉमिनल प्राइस इसलिए रखा है ताकि किसी को भी अफोर्ड करने में दिक्कत ना हो। तो सब लोग इसे खरीदें, अपना प्रैक्टिस स्मूथ करें। एंड देखिए अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, 1 डेढ़ महीना ही बचा है। तो आप इसको लेके अभी से यूनिट वाइज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? टेस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके टेस्ट को चेकआउट करें। So with this we've come to the end of this chapter and the end of the video as well. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स भी समझ आए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। ये बेसिकली एक डिस्कशन ग्रुप है। यहाँ पे भी बच्चे सवाल पूछते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उनको नहीं समझ आया या जो भी एमसीक्यू वो नहीं कर पाए, तो यहाँ पे पूछते हैं एंड हम उसको डिस्कस करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। एंड कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ भी ज्वाइन करके डाउट अपना पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।